मेरी भाभी रोज़ मुझसे 2 किलो मूंग की दाल मंगवाती थी, मगर उस वक्त मैं बहुत हैरान हो जाती जब भाभी उस दाल को पकाए बिना ही अपने बेडरूम में ले जाती और जब बाहर निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती कि दाल बहुत अच्छी थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन लंगड़ाती हुई बाहर निकली तो मेरी तो पैर को नीचे ज़मीन ही खिसक गई। आज सुमन भाभी ने मुझसे 2 किलो दाल मंगवाई थी। मैं जैसे ही वह दाल लेकर घर पहुंची तो भाभी ने थैला मुझसे ले लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का सा रह गई कि भाभी को क्या हुआ। अभी आधा घंटा ही हुआ होगा कि मेरे भैया ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी और मैं अपने कमरे में ही बैठी थी। भैया को देखकर मैं जल्दी से उठकर उनके पास आ गई थी। मुझे उनकी चिंता सताने लगी थी, मगर वह बोले थोड़ी देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भैया को कुछ शक हुआ तो भैया ने दरवाज़ा पीट डाला, मगर कमरे से तो भाभी की कोई भी आवाज़ नहीं आई। भैया ने मुझे घूरकर पूछा, सुमन कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद है? मैं घबरा गई। मैं बोली, भैया भाभी तो कमरे में ही हैं, शायद आँख लग गई होगी, हो सकता है भाभी आराम कर रही हो। भैया ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया, फिर बोले, सुमन दरवाज़ा खोल, जल्दी करो। लेकिन भाभी ने कोई आवाज़ नहीं दी। मैंने भैया के हाथ पकड़कर उन्हें बाहर बरामदे में लेकर आई और बोली, आप यहाँ बैठ जाएं, मैं दरवाज़ा खुलवाती हूँ। अब मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कहती रही, भाभी दरवाज़ा खोल दो, भैया आराम करने घर आए हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। मैं भैया के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं बोली, भैया आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए, हो सकता है भाभी सो गई होगी। आशा भी सो रही है। भैया ने ना में सिर हिला दिया और मुझसे बोले कि तुम यहाँ से जाओ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भैया के पास ही बैठी रही। तभी भैया के कमरे की दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाते हुए बाहर निकली। भैया एकदम गुस्से से उठे और भाभी को चिल्लाते हुए बोले, कमरा अंदर से क्यों बंद था? तुम नहीं जानती क्या मैं अपने 2 मासूम बहनें तुम्हारे हवाले करके काम करने के लिए बाहर निकलता हूँ? तुम तो हर रोज़ यही सब करती होगी ना। तुमने मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं है। मैं खुद 18 साल की कम उम्र और डरपोक सी लड़की थी। भैया को गुस्से में देखकर मैं खुद ही डर गई, मगर मैं फिर भी आगे बढ़ी और बोली, भैया आप गलत सोच रहे हैं। भाभी ने कभी हमको पराया नहीं समझा, वह माँ की तरह हम दोनों का ख्याल रखती है। शायद भाभी की तबीयत आज खराब है, इसीलिए सो गई होंगी। मेरी बात सुनकर भैया ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। वह बोली, शुक्रिया शुक्रिया सीमा, शुक्रिया। मैंने कहा, शुक्रिया उक्रिया छोड़ो, भाभी किचन में चलकर दाल बनाते हैं। भाभी एक पल के लिए परेशान हो गई थी। वह बोली, दाल तो मैंने खा ली, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाते हुए किचन में चली गई। मैं हैरान होकर वहीं खड़ी थी। भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने दाल खा लिया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था। वह कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते न जाने मेरी आँख कब लग गई तो और सुबह घबराते हुए अचानक मेरी आँख खुली। मेरे साथ साथ मेरी बहन भी जाग गई थी और अब हम दोनों किचन में जाकर भाभी की मदद करने लगे। आज भाभी भी मुझसे बड़ी बेचैन सी और खोई खोई सी लग रही थी। भैया भी किचन में आ चुके थे। अब मैं भैया के रिलैक्स से लग रहे थे, भाभी से आराम से बातें कर रहे थे। मैंने यह सोचकर यह सब बात नज़रअंदाज कर दिया था कि यह सब मेरा वहम ही होगा। सुबह मैं जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और भैया के साथ ही चली गई थी। वह ऑफिस जाते हुए मुझे भी साथ लेकर जाया करते थे। उसकी फर्स्ट ईयर की
मेरी छोटी बहन भी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। उसकी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो चुके थे, इसीलिए उसकी छुट्टियां चल रही थी, जबकि मैं सेकेंड ईयर में थी और मेरे एग्ज़ाम के लिए अभी 3 महीने काफ़ी थे। कॉलेज से घर आने के लिए मैं बस सफ़र करती थी। मैं जैसे ही घर पहुंची तो मुझे लगा ही था जैसे भाभी मेरे इंतज़ार में बैठी होगी। वह मुझे देखकर कहने लगी, सीमा जल्दी से यूनिफॉर्म बदल लो और मुझे 2 किलो दाल लाकर दो। फिर वह कमरे में पैसे लेने के लिए चली गई। भाभी की लंगड़ाहट खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर भाभी के पास आ गई। मैं सुमन भाभी से पैसे लेकर 2 किलो दाल लेकर आई और आज मैं भाभी के थैला पकड़ाते हुए कहा, भाभी आज प्लीज़ दाल चावल बना लीजिएगा। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया था। फिर वह हाँ में सिर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। मुझे एकदम से अजीब सा लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कच्ची दाल अपने कमरे में कौन लेकर जाता है। फिर मैं यही सब सोचती हुई अपने कमरे में आ गई थी और पढ़ने लगी। शाम के वक्त भैया ऑफिस से आए तो मेरे और मेरी बहन के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भैया की आवाज़ सुनकर भाभी अपने कमरे से निकल कर आ गई। वह लंगड़ाकर चल रही थी। मैं हैरान रह गई कि पहले तो भाभी के पैर की लंगड़ाहट खत्म हो गई थी, अब दोबारा वह क्यों लंगड़ा रही है। मुझे भाभी पर शक हुआ, कहीं भैया को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती है। लेकिन जब मैं अपने भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ साफ पता चल रहा था कि वह बड़ी तकलीफ़ में है। मैंने अपने सोच को फ़ौरन बदला और भाभी के पास गई और उनसे पूछने लगी कि उनके पैर में क्या हुआ है, तो वह चुप बैठ गई थी। भैया को बड़ी भूख लगी थी, इसीलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई थी और मैं भी अक्सर किचन में भाभी की मदद करती थी। आज भी उनकी मदद के लिए मैं किचन में चली गई। मैंने कहा, भाभी दाल चावल के बारे में सोच सोच कर बड़ी भूख लग रही है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब नज़रों से देखा और फिर बोली, आज तो मैंने घर में आलू की सब्ज़ी बनाई है, दाल तो मैं कब का खा गई। बहुत ही अच्छी दाल थी। यह सुनकर मैं हक्का बक्का सी रह गई। एकदम ही मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई थी। मैं अपने सोचों में गुम थी, लेकिन मेरी बहन को देखकर मैं एकदम से चौंक गई, क्योंकि वह अपनी पुरानी फर्स्ट ईयर की किताब खोलकर बैठी थी। मैंने उससे कहा कि जब पढ़ने के दिन थे तब तूने पढ़ाई से जान बचा ली थी, अब क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। मैंने आशा से किताबें जीने के लिए एक हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और एकदम गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करो, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो। सिर्फ मुझसे 4 साल बड़ी हैं, 22 साल की तो 22 साल से नहीं जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाती फिरती हो। मुझे आशा से इस तरह के बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आशा ने तो कभी मेरे साथ ऐसी बात नहीं की। मैं उसे छोड़कर भैया के पास आकर बैठ गई। भैया मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर था। वह भैया के सामने आने को टाल रही थी और बहुत मुश्किल से लंगड़ा कर ना चले। भैया ने मुझे जब यूँ सोचकर गुमसुम पाया तो परेशानी की वजह पूछने लगे। मैंने बिना कुछ सोचे ही भैया को बता दिया, आशा ने मेरे साथ बदतमीजी की है। भाई यह बात सुनकर हैरान हो गए। फिर उन्होंने आशा को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और बोले कि तुम हर वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर हम सबके साथ क्यों नहीं बैठती। भैया के ये शब्द अभी मुंह में ही थे कि आशा ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था। वह बोली, पिताजी खुद तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे दर की दर ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। भैया कहता है कमरे में मत बैठो, भाभी कहती है घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बहन तो मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है। भैया आशा की हालत देखकर हैरान रह गए। फिर भैया उठे और आशा को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, आशा तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा बेटी ही समझा है। फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो। आशा कुछ भी बोले बिना सिर्फ रोती चली जा रही थी। हम सभी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और हम सबसे माफ़ी मांगकर कमरे में चली गई।
भैया ने भाभी को आवाज़ देकर बुलाया और बोले, सुमन, आजकल आशा घर में होती है, यह इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है? कोई बात हुई है क्या? भाभी का चेहरा एकदम ही सफ़ेद पड़ चुका था। वह बड़ी डरी हुई लग रही थी। वह बोली, अमर, निशा हर वक्त कमरे में बैठी रहती है, इसीलिए मैंने 1-2 बार उसे बोला था कि घर के काम काज में थोड़ी मेरी मदद कर दिया करो, इस तरह से तुम बोर नहीं होगी। शायद उसे मेरी यह बात बुरी लग गई होगी। भैया कुछ सोचने लगे, जबकि न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे सुमन भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर थी। अगले दिन भैया हमारे कमरे के लिए टीवी लेकर आए, अच्छी अच्छी मूवीज़ ले आए, किताबें और नॉवेल्स भी लेकर आए और भैया आशा के हाथ में थमा दी थी और बोले, आज के बाद तुम घर में बोर नहीं होगी। फिर भाभी के हाथ में थमाकर बोले, सुमन, तुम और स्नेहा कैरम बोर्ड खेल लिया करो। यह देखकर भाभी भी मुस्कुरा गई। जब मैं आई तो आशा मुझे बड़ी जोश में लग रही थी। वह बोली, मैं आज सारा दिन फिल्में देख लिया करूँगी, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाते रहना। मेरा भी दिल ललचा गया। भैया आशा के लिए तो बच्चों वाली फिल्में भी लेकर आए थे। देर रात तक जाकर पढ़ाई करती थी। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, तब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा। वो तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई छत पर चली गई। न जाने इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी, तो मैं बड़े परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई वगैरह सब भूलकर बाहर ही देखते ही रह गई। तकरीबन 2 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली गई थी। आखिर यह सब हो क्या रहा था, इस फिक्र में घुलती जा रही थी, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई, भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए और फिर मुझे 2 किलो दाल लाने के लिए भेज दिया। मैं कपड़े बदलने कमरे में गई तो यह देखकर दंग रह गई कि आशा फर्स्ट ईयर की किताबें पढ़ रही थी। मुझे देखकर वह इस तरह चौंक गई कि झट से वह किताब सहित कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि पहले भाभी की दाल ला देती हूँ, फिर आशा को तो बाद में देखूँगी। मैं दाल ले आई तो भाभी ने मुझसे थैला ले लिया और कोई भी बात किए बिना अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और आशा की खबर लेने के लिए कमरे में गई तो वह बोली, दीदी, तुम भाभी को यह रोज़ रोज़ दाल लाकर मत दिया करो। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि वह ऐसा क्यों कह रही है। तो मैंने इस पर उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? आशा जल्दी से उठकर मेरे पास आ गई और कान में ऐसी बात बोल दी कि मेरा सिर चकराने लगा। मैं आशा की बात झुठला भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह सारा दिन घर में ही होती थी। उसे तो भाभी के हर काम की बराबर जानकारी होती थी। मैंने आशा को कसम देकर मना कर दिया कि वह फ़िलहाल इस बात को किसी से ना कहे। मैं खुद इस सारे मामले की तहकीकात करूँगी, फिर सच सामने आ जाने के बाद जो भी कुछ फैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गई। आशा टेरेस पर चली गई। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैं आशा और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। यह दोनों ही बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। मैं अपने सोचों में गुम थी। तभी भाभी कमरे से बाहर निकल आए और वह लंगड़ाते हुए चल रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने कहा, भाभी, दाल कहाँ गई? भाभी बोली, वह तो मैं खाली बड़ी ही अच्छी थी। तो यह सुनकर मैं चुप हो गई और फिर भाभी लंगड़ा कर चलती हुई घर के काम कर रही थी। तब अचानक मुड़कर आशा बोली, कहाँ है? मैं बताया कि वह तो छत पर गई है। यह सुनकर भाभी के चेहरे का रंग अचानक ही उड़ गया था। वह लंगड़ाती हुई छत की तरफ जाने लगी। मैंने सिर झट से झटका दिया और अपनी किताब उठा ली। दोनों तो पागल हैं, मुझे भी पागल कर देंगे। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। भाभी को छत पर गए हुए बहुत देर हो गई थी। मैं उन दोनों के पीछे ही छत पर चली गई। सीढ़ियों से चढ़ते हुए मैं भाभी की आवाज़ आसानी से सुन सकती थी। भाभी आशा को बुरी तरह से डांट रही थी। आशा के रोने की आवाज़ें भी आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए टूट सा गया था। मैं जैसे ही छत पर पहुंची तो भाभी मुझे देखकर डर गई। उन्होंने आशा को गले से लगाया और प्यार से बोली, कैरम नहीं खेलोगी अपनी भाभी के साथ? आशा भी अपने आंसू पोंछ दिए और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी।
मैं उन दोनों को हैरत हैरत से देख रही थी। मैं आशा का हाथ पकड़कर और उसे खींचते हुए नीचे लेकर आई थी। उसे के कमरे में लाकर मैंने पूछा, भाभी तुम्हें क्यों डांट रही थी? आशा घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे क्यों डांटेगी? बलिकुबा तो मुझे बहुत प्यार करती है। मैं कुछ सोचकर चुप हो गई थी। मैंने कहा, आशा मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहती हूँ। उस दिन तुमने जो मुझे बात बताई थी वह सिर्फ तुम्हारा वहम ही थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे असली सबूत ला कर दो। कल जब मैं भाभी को दाल ला कर दूँगी तो तुम उनके कमरे में छुप कर देखना कि वह दाल कैसे खाती है और फिर लंगड़ा कर क्यों चलने लगती है। मेरी बात सुनकर आशा एकदम से मुस्कुरा गई। वह बोली, दीदी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापस आते समय मैं अपने दिमाग में सारा प्लान फिट करके आई थी। घर पहुंची तो मैंने भाभी को मेरा इंतज़ार करते ही पाया था। वह बोली, जल्दी से दाल ला कर दे दो मुझे। मुंह धोने के लिए कमरे में चली गई मैं और आशा को भी समझा दिया, जैसे ही भाभी को आवाज़ देकर बुला लूँगी तुम उनके कमरे में जाकर छुप जाना। उसने हाँ कह दिया था। मैंने भी भाभी की आवाज़ दी और कहा, भाभी दाल अब महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुराकर बोली, तो फिर क्या हुआ, मैं अभी ला कर देती हूँ। वैसे इतनी देर में आशा भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैंने दाल ले आई और भाभी ने खुशी खुशी वह दाल मुँह से ले ली और अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर बरामदे में बेचैन होकर चक्कर पर चक्कर काट रही थी। 2 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वह लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आ गई थी तो किचन में चली गई, तो आशा भी उसके कमरे से बाहर निकल आई। यह देखकर तो मैं दंग रह गई थी कि आशा भी आज लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने आशा के हाथ को पकड़ा और जल्दी से पूछा, आशा बता मुझे क्या मालूम हुआ तुझे? आशा बड़ी परेशान सी लग रही थी। वह बोली, दीदी मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुप कर घर से निकलती है, मगर तुमने यकीन ही नहीं किया था। वह खिड़की बहुत छोटी है और उससे निकलते वक्त पैर में चोट लग जाती है, इसीलिए भाभी लंगड़ा कर चलती है। मैं भी उस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट की वजह से मैं वापस आ गई। मैंने आशा को कसम दी कि वह भैया को इस बारे में कुछ ना बताए। वह बोली, पागल तो नहीं हूँ जो भाई को घर उजाड़ने का सोचूं। मैंने आशा को एक किताब दे दी और बोली कि तुम इसको पढ़ लेना। मैं उसका छोटा सा दिमाग दूसरी तरफ घुमाना चाहती थी, जबकि मैं खुद इस दुविधा में फंस गई कि भाभी के बारे में भैया को बताऊं या फिर ना बताऊं। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छे से रहती थी, मगर वह मेरे भैया के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बातें सोचते सोचते मेरी आँख लग गई। न जाने कितनी देर मैं सोती रही। जब भैया की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तब मैं घबरा कर उठ बैठी थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भागती हुई गई और बरामदे में मैंने भैया, भाभी और आशा को देखा। मुझे लगा आशा ने भाभी की हकीकत भैया को बता दी, तभी वह उन पर गुस्सा कर रहे हैं। मुझे देखकर भैया गुस्से सीमा, मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझती थी, मगर तुम भी इसको नहीं संभाल पाए। भैया का इशारा आशा की तरफ था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भैया क्या हुआ है? भाई की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, तुम आशा से मुझे यह पता करके बता दो कि वह छत पर कौन था जो इससे मिलने आया था। मैं एकदम ही डर गई थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से ना में सिर हिला दिया था। मैंने बोला, नहीं भैया, हमारी आशा ऐसी नहीं है, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, आप बिना सबूत इतना गुस्सा ना करो, बच्ची है, वह सुधर जाएगी। भैया अब भी भाभी को घूर रहे थे। वह बोले, मैंने शादी के पहले ही दिन तुम्हें बताया था कि यह दोनों लड़कियां सिर्फ मेरी बहन ही नहीं बल्कि मैं इन्हें अपनी बेटियां ही समझता हूँ। तो माँ बनकर इनकी परवरिश करना। इस तरह से पालन पोषण किया है तुमने इनका। मैंने निशा का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई। मैंने आशा से पूछा, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि आखिर बात क्या है। वह रोते हुए बोली, भाभी चाहती है कि हम दोनों उनके पति का घर छोड़कर चली जाएं, इसीलिए वह यह सब करके हमें हमारे भाई की नज़रों में गिराना चाहती है। आशा की बात में तो मुझे अंदर तक
हिलाकर रख दिया। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाली खुद ही उसमें गिर जाएगी। अगले दिन मैं भैया के साथ कॉलेज आने लगी तो भैया बड़े खामोश से थे, उनकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। मैंने कहा, भैया आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेने के लिए आ जाइएगा, मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भैया कुछ कहे बिना ही चले गए थे, मगर यह उनकी मेहरबानी थी कि वह मुझे लेने के लिए आ गए। मैंने उनसे कहा वह घर से बाहर ही रहे जब तक मैं इशारा करके उन्हें ना बुलाऊं। तभी वह आए। मैं जैसे ही घर गई भाभी ने दाल का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं दाल लेने बाहर निकली तो भैया आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, बस आप चुप रहें, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैंने दाल लेकर चली गई तो भाभी ने मेरे हाथ से थैला ले लिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे इसी वक्त का इंतज़ार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और भैया को अपने साथ घर लेकर गई। मैंने कहा, भैया आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलिए। भैया के पास एक कतार था जिसके ज़रिए से उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोल लिया था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी अंदर नहीं थी, उनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली थी। भाई ने उस खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें भाभी नज़र आए। वह तेज़ तेज़ चलती हुई कहीं जा रही थी। भैया भी उस खिड़की से कूद कर गए, जबकि मैं और आशा भी बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से उतर पाए थे। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूर तक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए। एक बाबा का घर था जहां लोग ताबीज़ बनवाने के लिए आ जाया करते थे। तेज़ तेज़ चलते हुए अचानक जब भाभी ने पीछे से मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उनके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। भैया आगे बढ़े और भाभी को हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आए थे। भैया का तेवर बड़े खतरनाक हो चुके थे। वह भाभी से बोले, सुमन, आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। तुम झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, मुझे सच सच बता दो। तब भाभी बोली, भगवान जानता है मैं आपकी इन दोनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह ही समझा है, मगर इनकी वजह से आप मुझ पर शक करते हैं कि मैं इनका ख्याल नहीं रखती। इनकी वजह से आप मुझे दो चार शब्द सुना देते थे, तब मुझे यह वह हो गया था। शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते, ऐसा भी लगता था जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं और मुझे तलाक दे देंगे। मैंने अपने बड़ी बहन से इसके बारे में बात की तो वह बोली, एक साधु बाबा हैं जिनका मंत्र बहुत शक्तिशाली है, उसके पति मुट्ठी में आ जाता, इसीलिए मैं आप सबसे छुपकर इनकी सभा में जाने लगी थी। साधु बाबा ने कहा कि पूरे 1 महीने तक 1 किलो मसूर की दाल पर मंत्र का प्रयोग करना है और वही दाल नहर के किनारे फेंक देनी है। मुझे यह सब करते हुए पूरे 28 दिन हो चुके हैं। मैं आप दोनों के जाने के बाद उसी मंत्र का पाठ करती थी, जिसकी वजह से आशा पर ध्यान न रख सकी। मुझसे चूक हो गई। आशा अपने ही इलाके के आवारा लड़के रवि से मोहब्बत कर बैठी और इनके दरमियान चिट्ठी और हद का सिलसिला शुरू हो चुका था। मुझे आशा पर शक हुआ, इसीलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई। तब मुझे उस लड़के का खत नज़र आया। उसमें उसने आशा की बहुत तारीफ़ करी थी। मैंने वह खत आशा को दिखाते हुए कहा कि तुम्हारी हकीकत तुम्हारे भैया को बता दूंगी, इसीलिए समय के रहते सुधर जाओ। मगर आशा तो मुझे ही अपना दुश्मन समझने लगी थी। मैं यह ठान चुकी थी कि 1 महीने बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और मेरी मन्नत भी। इसके बाद मैं आशा से सख्ती से पेश आऊँगी, मगर यह व्रत पूरा होने से पहले ही आप मेरा राज जान चुके हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आशा का ख्याल नहीं रख पाई। मैंने आशा की तरफ देखा तो वह शर्म के मारे सिर झुकाकर खड़ी थी। भैया ने आगे बढ़कर आशा के सिर पर हाथ रख दिया और बोले, बेटा, अगर वह अच्छा लड़का होता तो मैं उससे तुम्हारी शादी तुम्हारे साथ खुद करवा देता, मगर वह बहुत बुरा इंसान है। इलाके का ही लड़की के ऊपर उसकी नज़र है। आशा रोने लगी और बोली, भैया, घर में सूनापन और अकेलापन था, इसी वजह से मैं इस गलत राह पर चल बैठी, वरना मुझे उस लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं है। भैया मुस्कुरा दिए। उनके सिर से भारी बोझ उतर गया था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया था। यकीनन अब भाभी की खबर लेने वाले थे। भाभी को हमारे सामने भी डांटा नहीं करते थे। मैंने कहा, भैया, भाभी को कुछ मत कहना, वह हमारी माँ जैसी है। भाभी रोते हुए दोनों बहनों को गले लग गई और एक बार फिर हमारे घर में प्यार का खुशनुमा माहौल बन चुका था।
तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।